Hello dear students, I'm your mentor Smriti, welcoming you all in your own channel Classes for You. So here is our first chapter from class 7, that is nutrition in plants, and today we will discuss some general topics from this chapter, that are nutrients, nutrition, autotrophs, heterotrophs, photosynthesis, cells, cell membrane, nucleus, chlorophyll and the stromata. So let's get started with the general introduction of this chapter. In class 6 you learn that food is essential for all living organisms. आपने 6 क्लास में ये पढ़ा है कि भोजन हर एक जीव जंतु के लिए ज़रूरी होता है, जो भी जीवित प्राणी है उसके लिए ज़रूरी होता है. You also learn that carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals are components of food. और हमने ये भी पढ़ा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल होते हैं, ये सारे आपके तत्व होते हैं भोजन के, यानी कि कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं कंपोनेंट्स को आप न्यूट्रिएंट्स बोलते हो, आप उनके न्यूट्रिएंट्स बोलते हो, यानी कि पोषक तत्व बोलते हो भोजन के. एंड आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, कि हर एक जीवित प्राणी को भोजन की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. तो क्या कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबको वो फूड की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें क्या था, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए. बट एनिमल्स, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट, जिसमें कि हम मानव भी आते हैं, मनुष्य भी आता है, कैन नॉट, वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, और वो इसको कहाँ से लेते हैं, या तो मानव और जंतु हैं, या तो अपना भोजन प्लांट से लेते हैं, या फिर ऐसे जंतुओं से लेते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं. Thus humans and animals are directly और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, ये पता चलता है कि मानव और जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्ट वे में या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं. इससे इस पैराग्राफ से हमें ये पता लग रहा है कि जो फूड होता है हर किसी को ज़रूरी होता है, और फूड में हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब होते हैं. और ये कह रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है. इसमें क्या है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो भी तो जीवित होते हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको जो भोजन चाहिए होता है वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं. लेकिन जो मानव होते हैं या फिर और जंतु होते हैं वो अपने भोजन के लिए या तो पेड़ पौधे पर डिपेंड करते हैं या फिर ऐसे जंतुओं पर डिपेंड करते हैं जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं. तो यहाँ से हमें निष्कर्ष निकलता है कि जो एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमन बीइंग होता है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पर डिपेंड होता है, यानी कि उसका अपना भोजन जो है या तो पेड़ पौधों से आता है या फिर ऐसे जीव जंतुओं से आता है जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं. तो बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स रिपेयर देयर ओन फूड. तो बूझो ये जानना चाहता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद से कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमने पैराग्राफ में पढ़ा ना कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं. तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि बूझो है, एक बच्चा है जिसका नाम बूझे है, और वो ये जानना चाहता है, वो आप में से भी कोई हो सकता है क्योंकि आप सब भी जानना चाहते होंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, क्योंकि हमें ये बताया कि एनिमल्स तो अपना पेड़ पौधे से जैसे काट लिया, तोड़ लिया, ऐसे ले लिया अपना भोजन, जीव जंतु को मार के नॉनवेज जो खाते हैं वो ऐसे पका के खा लेते हैं. जरिया क्या होता है लेकिन जो न्यूट्रिशन पेड़ का या पौधे तो वो पोषण का कहाँ से अपना जरिया भोजन क्या होता लेके है आते प्लांट्स में. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. तो प्लांट सिर्फ एक ऐसी चीज़ होती है या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं पृथ्वी पर जो कि अपना भोजन खुद से बनाते हैं. इनके अलावा कोई अपना भोजन खुद से नहीं बनाता, सब किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड होते हैं. तो लेकिन ये जो अपना भोजन बनाते हैं वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करके बनाते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. तो ये 3 चीज़ों का यूज़ करके अपना भोजन बना लेते हैं जो कि हमारे प्लांट्स होते हैं. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, और जो इसकी कच्ची सामग्री होती है जिस चीज़ का ये यूज़ करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए वो उनके आसपास के वातावरण में ही मौजूद होती है. द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज़. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अनेबल, वो जो पोषक तत्व होते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जीवित प्राणी को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, अनेबल करते हैं, उसको इस लायक बनाते हैं कि वो अपनी बॉडी को बना सके, टू ग्रो, वृद्धि कर सके, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर
देयर बॉडीज, अपनी बॉडी के ऐसे पार्ट्स को ठीक कर सके जो कि इंजर्ड है या ख़राब हो चुके हैं, कट फिट गए हैं, उनको रिपेयर कर सके, दोबारा से वैसे बना सके, ठीक कर सके। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, और ऐसी एनर्जी देते हैं कि वो अपनी लाइफ भर के जीवन यापन के लिए जो जो उसकी क्रियाएं हैं, जो जो वो काम करते हैं जीवन भर, उनको करने के लिए उनको एनर्जी मिल सके। तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये न्यूट्रिएंट्स से आती हैं। न्यूट्रिएंट्स ही एक इंसान को या फिर लिविंग एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को इस लायक बनाते हैं कि वो अपनी बॉडी को बना सके, मोड ऑफ कर सके और उनको रिपेयर भी कर सके, इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन ही जो पोषक तत्व होते हैं वो ही, यानी पोषण ही एक ऐसा जरिया है हमारी बॉडी का, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का, जिसके द्वारा वो भोजन को लेता है और उसको बॉडी द्वारा यूटिलाइज करता है, यानी कि सदुपयोग करता है। भोजन का सदुपयोग न्यूट्रिशन के द्वारा ही होता है। अगर न्यूट्रिशन मिल रहा है, पोषण हो रहा है बॉडी का, तभी वो ग्रो कर पाएगी, वृद्धि कर पाएगी और रिपेयर कर पाएगी खुद को। So the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic। तो ऐसा जो मोड होता है, ऐसा जो जरिया होता है, जिससे क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन खुद से बनाते हैं बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके, तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो ऐसा जो तरीका होता है, जैसे कोई भी जीव जंतु अपना भोजन खुद से बनाता है तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, जिसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट। तो खुद का नरिशमेंट करना वो होता है ऑटोट्रॉफिक, और ऐसा न्यूट्रिशन कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, और इसी वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, क्योंकि वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, खुद से सिंथेसाइज करते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। जो एनिमल्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स जो और जीवित प्राणी होते हैं, टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। तो वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? जो कि प्लांट ने बनाया है, उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं, उन्हीं को खाते पीते हैं और कंज्यूम करते हैं अपना भोजन। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोफ्स, और ऐसे जो जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं, उनको हेट्रोट्रोफ्स कहा जाता है, जिसमें कि हेट्रोस का मतलब होता है अदर, जो कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उनको हेट्रोट्रोफ्स कहा जाता है। और जो ये मोड होगा, ये जो तरीका होगा, इसको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाएगा। पहेली वॉन्ट्स टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। तो पहेली अब ये जानना चाहती है, जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स को यूज़ करके, तो इसी तरह से हम एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन क्यों नहीं बना सकते जैसे कि प्लांट्स बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन पहेली ने पुट किया है, और ये सब हमारे माइंड में भी आया होगा ना कि अगर पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं इन चीज़ों का यूज़ करके, तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। सो नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो हम ये भी यहाँ पर पूछ सकते हैं कि जो प्लांट्स में क्या है, आपकी फूड फैक्ट्री कहाँ होती है, यानी कि प्लांट के कौन से पार्ट में आपका फूड सिंथेसाइज होता है या बनता है। तो ऐसे पार्ट जिसको हम फूड फैक्ट्री बोल सकते हैं, यानी कि ऐसा पार्ट जहाँ पर फूड बनता है वो कौन सा होता है, वो कहाँ होता है प्लांट में। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, कि क्या जो भोजन होता है प्लांट के अंदर वो कुछ ही पार्ट्स में बनता है, प्लांट के कोई स्पेसिफाई पार्ट होता है, या फिर किसी भी पार्ट में बन सकता है, हर एक पार्ट में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। और जो ये प्लांट्स होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो अपने आसपास के एरिया से, सराउंडिंग से, अपने वातावरण से भोजन के लिए खाद्य पदार्थ लेता है, तो वो कैसे लेता है, ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स, तो वो किस जरिए से लेता है अपने आसपास से खाद्य पदार्थ, जो कच्ची सामग्री, वो कैसे लेता है भोजन बनाने के लिए। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। और वो फूड फैक्ट्री वाले पार्ट में उस रॉ मटेरियल को कैसे पहुंचाता है, उस कच्ची सामग्री को उस वाले पार्ट तक कैसे पहुंचाया जाता है जहाँ पर भोजन बनाता है प्लांट अपना। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। की प्लांट्स में फूड मेकिंग प्रोसेस कैसे होती है, यानी कि भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, वो फोटोसिंथेसिस होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं प्लांट्स की,
वही फूड फैक्ट्रीज होती हैं, यानी कि ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर भोजन बनता है प्लांट्स में। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, तो इसीलिए जितने भी कच्ची सामग्री होती है भोजन बनाने के लिए जो प्लांट्स को चाहिए होती है, उसका लीफ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो वाटर और जो मिनरल होते हैं, यानी कि जो हमारे 3 पार्ट होते हैं, वाटर, मिनरल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के जो वाटर और जो मिनरल होता है जो कि हमारे सॉइल में प्रेजेंट होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारी रूट्स के द्वारा, यानी कि जो हमारे प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो उसको सोख लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अपनी तरफ खींच लेती हैं, जो मिनरल्स होते हैं और जो वाटर होता है। तो हमें सबको पता है कि हमारी जो सॉइल होती है उसमें वाटर और मिनरल होते हैं। ठीक है। जो खेती बाड़ी करते हैं ना उनको सबको पता होगा, जो गार्डनिंग करते हैं उनको पता होगा। तो हमारी मिट्टी में वाटर और मिनरल्स होते हैं। तो क्या होता है, अगर प्लांट लगा हुआ होता है मिट्टी में, तो उसकी जड़ें जो नीचे होती हैं मिट्टी के अंदर, वो जड़ें क्या करती हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं, अपनी तरफ खींच लेती हैं, यानी कि वो जड़ों में पहुंच जाती हैं। वाटर और मिनरल मिट्टी से जड़ों में पहुंच जाता है। ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पॉर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ठीक है। तो जो हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, हमारे लीव्स तक जाता है, किनके द्वारा, छोटे छोटे जो पोर होते हैं लीव्स के ऊपर, उसके द्वारा जाता है लीव्स के अंदर। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, और ये जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनको गार्ड सेल के द्वारा सराउंड किया होता है, यानी कि गार्ड सेल्स जो इनको चारों तरफ से घेरे हुए होती हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और ऐसी पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं, ऐसे छिद्र को स्टोमेटा बोलते हैं। बूजो wants to know how water and mineral absorbed by roots रीच द लीव्स। तो बूजो भी ये जानना चाहता है कि जो वाटर एंड जो मिनरल होते हैं जो कि हमारे जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, सोखे जाते हैं, लिए जाते हैं, रीच द लीव्स, तो वो लीव्स तक कैसे पहुंच पाते हैं। ठीक है। अब हमने ये जाना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो तो एयर से डायरेक्ट उसमें चला जाता है, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उसके द्वारा, ठीक है, स्टोमेटा के द्वारा लीव्स में चला जाता है। लेकिन जो हमने उससे पहले ही पढ़ा कि वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो हमें सॉइल से मिलते हैं, प्लांट को सॉइल से मिलते हैं। तो अब बूजो ये जानना चाह रही है कि वो तो डायरेक्ट लीव्स में चले गए, लेकिन जो ये वाटर और जो मिनरल है ये जड़ों से लीव्स तक कैसे जाएंगे, तो आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root। तो क्या होता है, वाटर और जो मिनरल होता है उनका स्थानांतरण हम लीव्स तक करवाते हैं, चली जाती हैं ये चीज़ें बाय द वेसल्स, वाहिकाओं के द्वारा, विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, जो कि पूरी रूट्स में नलियों की तरह होती हैं, फैली हुई होती हैं, वाहिकाएं बोलते हैं वेसल्स को। द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड द लीव्स, वो क्या करते हैं, रूट्स में, स्टेम में, ब्रांचेस में और लीव्स में, सब चीज़ों, इन सब पार्ट्स में क्या होती हैं, नलियों की तरह फैली हुई वाहिकाएं होती हैं, वेसल्स होती हैं, जिसके द्वारा क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर एंड मिनरल्स का। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पासेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, और क्या करती है, ये लगातार चलने वाला एक ऐसा रास्ता बना देती है या फिर पासेज बना देती है, ऐसी जगह जहाँ से कोई चीज़ गुजर सके, फॉर द न्यूट्रिएंट्स के लिए बना देती हैं, टू रीच द लीफ, कि वो लीफ तक पहुँच सके। जैसे हमारे वाटर और जो मिनरल्स हैं ये भी हमारे न्यूट्रिएंट पार्ट होते हैं एक तरह से। तो ये क्या है, मिट्टी से हर एक पार्ट, प्लांट के हर एक पार्ट में पहुँच के, स्टेम हो, ब्रांचेस हो या फिर लीव्स हो, वहाँ तक पहुँच सके, तो एक ऐसा रास्ता बना देती है, पासेस बना देती है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इनको क्या कहा जाता है, वेसल्स कहा जाता है, हिंदी में इनको वाहिकाएं कहा जाएगा। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। तो मटेरियल्स का, अलग अलग मटेरियल्स का क्या है, प्लांट्स में स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये आप चैप्टर 11 में अच्छे से पढ़ोगे, विस्तार से पढ़ोगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, पहेली वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। तो पहेली ये जानना चाहती है कि ऐसा क्या खास होता है पत्तियों में जो वो अपना भोजन खुद बना लेती है, जबकि जो प्लांट, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाता, या वो भोजन नहीं बना पाते हैं प्लांट्स के लिए। तो पहली जानना चाहते हैं कि पत्तियों में ऐसा क्या खास होता है कि वो भोजन बना लेते हैं, लेकिन जो और पार्ट है जैसे स्टेम है, रूट है और ब्रांचेस हैं, वो अपना भोजन नहीं बना पाती हैं। तो रीज़न क्या है कि पत्तियां ही क्यों बनाती हैं।
देखिए, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जो लीव्स होती हैं उनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। इट हैज़ लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, जो कि क्या है, पत्तियों की हेल्प करता है कि वो सनलाइट से एनर्जी ले सके। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो एनर्जी है सनलाइट से ली गई है पत्तियों द्वारा, उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं कि फूड बनाने के लिए जो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज़ करके फूड बनाया जाता है पत्तियों द्वारा। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही फूड बनता है। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी की प्रेजेंस में ही बनता है, भोजन बनाते हैं प्लांट्स, तो इसी वजह से इसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। फोटो क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन बना पाते हैं, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस बोला गया है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। फोटो का मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस का मतलब क्या है, दो चीज़ों को इकट्ठा लेके आना, टू कंबाइन करना। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, यानी पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है उसमें ये चीज़ें सारी ज़रूरी होती हैं। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये क्या है, हमारी धरती पर एक अनोखी प्रक्रिया है। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी है, सूर्य की जो ऊर्जा है, उसको लीव्स द्वारा कैप्चर किया जाता है, पत्तियों द्वारा ले लिया जाता है, एंड स्टोर्ड इन द प्लांट, और प्लांट में एक फूड की तरह, भोजन के रूप में संरक्षित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसी वजह से क्या है, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारा सन को माना गया है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, की जो अल्टीमेट मतलब कि जो एनर्जी है वो स्टार्ट ही वहीं से हो रही है, सूर्य की रोशनी से स्टार्ट हो रही है, सूर्य से ही एनर्जी, अल्टीमेट एनर्जी क्या है वहीं से निकल रही है। फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जितने भी ऑल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सब एनर्जी का जो बेसिक है, जो फंडामेंटल जो स्रोत है, सोर्स है, वो क्या है, हमारा सनलाइट है, सन है, राइट। सो स्टूडेंट्स, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप ये अनुमान लगा के देखो कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, प्लांट्स फूड नहीं बना पाएंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भोजन नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर अनुमान लगाना है कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या जीवन होगा पृथ्वी पर, या जीवित हो पाएंगे लोग, जीवित रह पाएंगे। तो इसका ऑब्वियसली आंसर नो ही रहेगा, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं है तो हमें पता है कि प्लांट्स अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर प्लांट्स नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें पता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं, तो वो अपना भोजन नहीं ले पाएंगे, कंज्यूम नहीं कर पाएंगे और जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि भोजन के बिना, तो बेसिक नीड है ना कि भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी भोजन से मिलेगी, और भोजन जो है हमें प्लांट से मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो और प्लांट कहाँ से बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ही भोजन बना पाएंगे। अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं है तो ना तो प्लांट ग्रो कर पाएंगे, अपना भोजन बना पाएंगे, ना ही और अदर ऑर्गेनिजम्स को अपना भोजन मिल पाएगा, तो लाइफ नहीं होगी। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी खाना नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो लाइफ है वो डिपेंड करती है प्लांट्स के ऊपर, और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस पे करता है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट नहीं होंगे, प्लांट नहीं होगा तो लाइफ भी नहीं होगी। So beside oxygen which is essential for the survival of all the living organisms, तो क्या है, ऑक्सीजन के अलावा, यानी कि ऑक्सीजन तो नहीं है लेकिन इसके अलावा जितने भी चीज़ें होती हैं, एसेंशियल होती हैं, जो ज़रूरी होती हैं ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उन सबको बनाया जाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही वो चीज़ें बनती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, उसके अनुपस्थिति
उपस्थिति में लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, तो जो जीवन है हमारी पृथ्वी पर वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव सा हो जाएगा। यानी कि हमारी पृथ्वी पर जीवन नहीं मिलेगा, कोई भी प्राणी नहीं होगा, जीवित प्राणी नहीं होगा, सब नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, यानी कि अजीवित चीज़ें मिलेंगी और जीवित चीज़ें नहीं मिलेंगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जो क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल नाम का, जो कि हमारी लीव्स में मिलता है, पाया जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में क्या करता है, यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है एंड वाटर और पानी को यूज़ करता है टू सिंथेसाइज बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि जो हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, सेल्स जो होती हैं हमारे लीव्स में, उनमें क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, वो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन, तो जो ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, इसको हम एक इक्वेशन के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विल गिव अस कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो कह रहा है कि एक इक्वेशन है जो कि अभी बताई यही वाली, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर जब मिल जाता है और सनलाइट की प्रेजेंस होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है पत्तियों में, तो इन सब की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है, एक प्रक्रिया होती है, उसके दौरान क्या क्या मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है प्लस ऑक्सीजन मिल जाती है, और इसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बोला जाता है। तो इसको हम एक इक्वेशन में भी बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आगे कुछ ये फिगर दी गई हैं जिसमें सेक्शन ऑफ ए लीफ, एक लीफ का सेक्शन दिखाया गया है जिसमें क्लोरोफिल दिखाई गई है। क्लोरोफिल जो सेल्स हैं ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कलर की है देखो, और जो गार्ड सेल्स दी गई हैं जिसके बीच में स्टोमेटा होता है, यानी कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं। स्टोमेटा शोन किया गया है कि ये जो छोटे छोटे पोर हैं ये दिखाए गए हैं। सेक्शन ऑफ ए लीफ ये ना माइक्रोस्कोप के द्वारा आपको बड़ा करके दिखाया गया है, राइट। तो नेक्स्ट देखो, ए पार्ट में लीफ दिया गया है, सेकंड पार्ट में गार्ड सेल्स दिखाई गई हैं। गार्ड सेल्स देखो कि किस तरह से इसको गार्ड करते हैं, बीच में जो पोर है और दोनों तरफ क्या है, गार्ड सेल्स हैं, स्टोमेटा, इसको ही स्टोमेटा बोलते हैं। सो नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है 1.3 डायग्राम शोविंग फोटोसिंथेसिस। ये एक प्रक्रिया को दिखा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को दिखा रहे हैं, जिसमें देखो एक प्लांट है, ये पत्तियां दी गई हैं नीचे, और नीचे जड़ें दी गई हैं, रूट दी गई हैं, स्टेम दिखाया गया है, फ्लावर दिखाया गया है, लाइट एनर्जी दी गई है, यानी इस सन का फिगर बनाया हुआ है इसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एयर में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपनी तरफ लेते हैं, गेन करते हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं इस प्रोसेस में। सेकेंडली देखो, क्लोरोफिल इन लीफ में होता है, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट है तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में मिलेगा, और वाटर एंड मिनरल जो है हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब की प्रेजेंस में, और सनलाइट जब क्लोरोफिल इन लीफ होगा, वाटर एंड मिनरल्स इन सॉइल होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, कि फोटोसिंथेसिस की हमारी प्रोसेस होने लगेगी, प्रक्रिया होने लगेगी। तो यही इस फिगर में दिखाया गया है। So students, our next paragraph is as ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। तो ये जो हमने अभी फिगर देखा, ये जो प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को शो कर रहे थे ये फिगर, तो इसमें हमने देखा कि जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो रही है। हमने देखा था एरो का निशान, वो रिलीज हो रहा, बाहर की तरफ जा रहा था ऑक्सीजन। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आपकी स्टार्च जो है प्रेजेंट है लीव्स में, पत्तियों में स्टार्च प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई है, यानी कि पत्तियों में स्टार्च का होना ये दर्शाता है कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है। स्टार्च इज ऑल्सो एक कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है, और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है, और वही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को शो करती है, दिखाती है। बूजो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। तो बूजो ने ना बहुत सारे ऐसे प्लांट्स, ऐसे पेड़ पौधे देखे हुए हैं जिनका कलर डीप रेड कलर का, वायलेट या फिर ब्राउन कलर का होता है।
यानी कि ही वॉन्ट्स टू नो वैदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो वो ये भी जानना चाह रहा है कि जो ये लीव्स होती है जिनका कलर गहरे लाल रंग का, बैंगनी कलर का या फिर भूरे रंग का होता है, तो क्या उनमें क्या है, उनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या उनमें भी होती है। तो ये क्या एक क्वेरी है, ये बूजो की क्वेरी है, और ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि क्या सच में, मतलब क्योंकि हमने देखा हुआ है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां जो कलरफुल होती हैं, तो हमारे मन में भी ये ख्याल आता है कि अगर पेड़ पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं तो ग्रीन पेड़ पौधे बनाते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन जो कलरफुल लीव्स वाले होते हैं तो उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होते हैं, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे ही बूजो के मन में भी आया और वो भी ये जानना चाह रहा है। तो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, हमने दो पैराग्राफ ना ऐसे छोड़ देते हैं बॉक्स में वाले जो ब्लू कलर में है, तो अभी हम इनको करेंगे, पहले जानते हैं इसके बारे में। सेल्स, जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है उसमें सेल्स के बारे में बताया गया है। यू हैव सीन द बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। तो आपने ये देखा होगा जो बिल्डिंग्स बनती हैं, इमारतें बनती हैं, वो ईंटों से बनती हैं। सिमिलरली इसी प्रकार द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो इसी तरह जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जीवित प्राणी हैं, जीवित जीव जंतु हैं, तो इनकी भी जो बॉडी है, इनका जो शरीर है, वो भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेल्स बोला जाता है, कोशिकाएं बोला जाता है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। और सेल्स को, कोशिकाओं को सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जीवित प्राणी भी होते हैं, जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं, जैसे अमीबा इसका एग्जाम्पल है। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री। तो जो सेल होती हैं वो क्या होती हैं, घिरी हुई होती हैं एक पतली आउटर बाउंड्री के द्वारा, कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहा जाता है, एक झिल्ली होती है बाहर की तरफ, पतली होती है, उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। कोशिका मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, आई थिंक कोशिका भित्ति बोलते हैं उसको। मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो बहुत सारे, मतलब मोस्ट यानी कि ज़्यादातर सेल्स में, ज़्यादातर कोशिकाओं में एक डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड यानी कि बीच में और एक अलग सा पार्ट होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, यानी कि सेल का केंद्रक, कोशिका का केंद्रक कहा जाता है। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस के द्वारा, जो चिपचिपा सा पदार्थ यानी कि जेली टाइप का होता है थोड़ा सा, उससे घिरा हुआ होता है जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। यानी कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। जो साइटोप्लाज्म पार्ट होता है वो फैला हुआ होता है सेल्स के अंदर, कोशिका के अंदर, जबकि जो न्यूक्लियस पार्ट होता है वो थोड़ा डिस्टिंक्ट होता है, अलग सा पार्ट होता है, और वो भी उसको केंद्रक बोलते हैं। उसकी खुद की भी एक मेम्ब्रेन होती है, जबकि साइटोप्लाज्म की खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती, वो सेल में फैला हुआ होता है, जेली लाइक होता है, सब्सटेंस होता है। तो देखो नेक्स्ट जो है एक फिगर दी गई है हमें, फिगर में बताए गए हैं, ये अलग अलग पार्ट दिखाए गए हैं। ये सेल्स हैं, अमीबा ये ऑर्गेनिज्म दिखाया गया है, अमीबा है ये, जो कि सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, सिंगल सेल का ही एक ऑर्गेनिज्म है जिसको अमीबा बोलते हैं। हाइड्रा वगैरह ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जो ऐसे जीव जंतु हैं, ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल के बने होते हैं। तो देखिए इसमें जो है सेंटर में जो न्यूक्लियस है जो डार्क दिखाई दे रहा है, उसकी खुद की भी एक मेम्ब्रेन, एक बाउंड्री है उसकी डिस्टिंक्ट ना। तो ये होता है इसका न्यूक्लियस, जो कि सेंटर में होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये सेंटर में होता है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर का जो तरल पार्ट होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो फैला हुआ होता है। देखो इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये टिप 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 करके ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली टाइप है ये, और इसी को साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, न्यूक्लियस से बाहर प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन जो थर्ड है वो, जिससे ये आपकी कोशिका घिरी हुई होती है, जो लास्ट पार्ट है ना, जो चारों तरफ से वो फैला हुआ है, साइटोप्लाज्म उसको घेर के रखा हुआ है, वो जो घेर के रखी हुई है ना, वो मेम्ब्रेन जो उसकी है वो झिल्ली सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली बोला जाता है। देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है ये एक बॉक्स में है और सेकंड बॉक्स है ये, इसमें दिखाया गया है बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट।
कि पत्तियों के अलावा जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, वो प्लांट के और पार्ट्स में भी होता है, जिसमें कि हमारी ग्रीन स्टेम्स आ गई एंड ग्रीन ब्रांचेस। ग्रीन स्टेम्स यानी ग्रीन जो हरा तना होता है और हरी शाखाएं होती हैं प्लांट की, वहाँ पर भी हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। The desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration। जो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है ना, कि सूर्य की रोशनी पड़ती है किसी चीज़ पर और वहाँ से पानी को सोख लेती है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, पानी जो है भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ जाता है, बादल बन जाते हैं उससे। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल। तो जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, मरुस्थलीय जो रेगिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं, वो प्लांट क्या होते हैं, या तो स्केल लाइक होते हैं शल्क आकार के, या फिर स्पाइन लाइक होते हैं जिसमें सूल होते हैं ना, कांटेदार होते हैं, वो वैसी उनकी लीव्स होती हैं। तो ये ऐसे क्यों होता है कि ताकि लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, ताकि उनमें से जो ट्रांसपिरेशन है वो कम से कम हो या फिर हो ही ना, और पानी का लॉस ना हो, पानी उसमें से ना निकले, ट्रांसपिरेशन ना हो, वाष्पोत्सर्जन ना हो पानी का। These plants have green stems which carry out photosynthesis। और ऐसे जो प्लांट होते हैं ना, जो मरुस्थलीय प्लांट होते हैं, मरुस्थलीय पेड़ पौधे होते हैं, डेजर्ट प्लांट होते हैं, उनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो स्टेम्स में होता है। ग्रीन स्टेम जो होती है उनकी, हरा जो तना होता है ना, उसमें जैसे कैक्टस का पौधा होता है ना मरुस्थल में, डेजर्ट प्लांट होता है वो, उसमें क्या होता है, स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं, यानी कि उसमें जो है सूल जैसे लीव पत्तियां जो है सूल के आकार की होती हैं, और जो बाकी का जो पार्ट होता है वो उसका स्टेम होता है। जो फैला हुआ ग्रीन पार्ट होता है ना कैक्टस का, वो उसकी स्टेम होती है, ना कि उसकी लीव्स। तो लीव्स जो होती है वो सूल के आकार की होती है, यानी कि कांटे जो होते हैं ना वो उसकी लीव्स होती हैं, और बाकी पार्ट उसका स्टेम होता है। तो जो उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, वो जो बाकी का स्टेम वाला पार्ट है, जो फैला हुआ पार्ट होता है, बड़ा सा पार्ट होता है ना कैक्टस का, उसमें होता है फोटोसिंथेसिस, तो वो उसका स्टेम वाला पार्ट है। तो यही इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पत्तियों के अलावा जिन प्लांट्स की जो स्टेम और ब्रांचेस ग्रीन कलर की होती हैं, उनमें वहाँ पर उनकी स्टेम्स में या फिर उनकी ब्रांचेस में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। So okay student, this was all for today's session. Hope you like and understood well. If you like my efforts, then please like and share my videos with your friends and subscribe my channel. Also hit the bell icon given below to get the notification for all my new videos. Thank you so much. Thanks for watching.